आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 179 बी के बारे में। जिन लोगों ने कनाडा की वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और उनकी रिफ्यूज़ल आई है, वो 179 बी को काफ़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी कनाडा का वीज़ा लगवाना है, उनको 179 बी को लेके काफ़ी उनके माइंड में क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 90% जो वीज़ा होते हैं वो सिर्फ इसी सेक्शन की वजह से जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस सेक्शन के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आप इन रिफ्यूज़ल से कैसे बच सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 179 बी के बारे में ही जानते हैं कि 179 बी है क्या। 179 बी IRPR, जिसे हम इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को इनकेस 1% भी लगा के इनकेस वो आपको वीज़ा दे देगा और उसको लगा कि आप उस वीज़ा के एक्सपायरी होने से पहले अपनी होम कंट्री नहीं जाओगे, तब वो आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ कर सकता है। यहाँ पर रीजंस काफ़ी होते हैं। आपकी एम्प्लॉयमेंट को लेके हो सकता है, ट्रैवल हिस्ट्री को लेके हो सकता है, पर्पस ऑफ विजिट को लेके हो सकता है, फाइनेंशियल डिटेल को लेके हो सकता है, तो काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। बट जो आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ होगी वो 179 बी के अंदर ही होगी। इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इन रिफ्यूज़ल से कैसे बच सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप जब भी कनाडा की फ़ाइल लगाएं, उसे खुद तैयार करें। इसके पीछे 2 रीज़न हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन का पता होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, और आपको ये भी पता होगा कि क्या आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल भी हैं। और इनकेस आपके पास डॉक्यूमेंट शॉर्ट है तो आपको पता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट हमने बनाने हैं। इनकेस आप किसी थर्ड पर्सन की, किसी एजेंट की हेल्प लोगे, सबसे पहले तो वो आपसे फ़ीस चार्ज करेगा और उसके बाद में आपकी जो फाइल में काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट लगा देगा जो बिल्कुल नकली होंगे। और वीज़ा ऑफिसर बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट एक नकली है, सिर्फ वीज़ा लगाने के लिए इस फाइल में लगाया गया है, और वो आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी फाइल को खुद तैयार करें, खुद सबमिट करें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके सबसे बड़े रीज़न की, जहां पे लिखा जाता है कि पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। इनकेस आपका दोस्त आपको फ़ोन करके कहे कि वो शाम को आपके घर आएगा, बट वो आपको रीज़न ना बताए, तो क्या आप उसे घर में इनवाइट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। यहाँ पे क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर को जो हम डॉक्यूमेंट देते हैं, उन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे वीज़ा ऑफिसर को हम ये नहीं बता पाते कि हमारा कनाडा में क्या काम है, और वो हमें पर्पस ऑफ विजिट लगा के हमारी फाइल को रिफ्यूज़ कर देता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना कवर लेटर तैयार करें, अपनी ट्रैवल आइटनरी तैयार करें और फिर अपनी फाइल को सबमिट कराएं। अगर दोस्तों ट्रैवल आइटनरी का आपको नहीं पता, तो आप इनकेस आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं, होटल बुकिंग पे जाते हैं, तब आपने क्या करना है, आपने एक सिटी के बारे में सर्च करना है। मान लीजिए कि आप मैनीटोबा जाते हैं, आपने ये देखना है कि मैनीटोबा के अंदर कितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और आपको कितना टाइम लगेगा उन सब डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए। आप अपने अकोमोडेशन की डिटेल यहाँ पे दें कि आप इस दिन इस होटल में रुकेंगे, उस होटल के मैनेजर का नंबर दें कि इनकेस अगर वीज़ा ऑफिस चाहे तो उन्हें कॉन्टैक्ट कर सके। जितनी इन्फॉर्मेशन आप आइटनरी में दोगे, उतने ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके जो वीज़ा के अप्रूवल के चांस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों आप कहाँ से ये डिटेल लोगे, तो आप जस्ट गूगल पे जाएं। आप यूट्यूब पे काफ़ी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको बताया जाता है कि ट्रैवल आइटनरी कैसे बनानी है। उन वीडियोस की, ब्लॉग्स की आप हेल्प लें और अपनी एक ट्रैवल आइटनरी अच्छी तरह से तैयार करें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने एज ए विजिटर वीज़ा पे जाते हैं। उनके पास इनविटेशन लेटर होता है। इनविटेशन लेटर में आप जितनी डिटेल दे सकते हो आप डिटेल दें। इनकेस आपके वहाँ पे बेटा या बेटी है, आप उनके साथ वहाँ पे फैमिली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनकी सबकी डिटेल जो है वो आपके इनविटेशन लेटर में होनी चाहिए। इनकेस आप कोई इवेंट वहाँ पे जाके अटेंड करना चाहते हैं, तो उस इवेंट की डिटेल होनी चाहिए। आप शादी में जाना चाहते हैं, उस शादी की जो डिटेल है वो आपके इनविटेशन लेटर में होनी चाहिए। मेन जो मेरा कहने का मतलब है कि वीज़ा ऑफिसर के माइंड में हमारे लिए, हमारी फाइल के लिए 1% भी जो डाउट है वो नहीं आना चाहिए कि इस बंदे का कनाडा में आने का क्या रीज़न है। जितने हम डिटेल दे सकते हैं अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन में हमें वो देनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड मोस्ट जो रीज़न होता है, जहाँ पर लिखा जाता है कि आपके पर्सनल, आपके जो फाइनेंशियल डिटेल है वो मैच नहीं करती। यहाँ पे क्या होता है,
वीज़ा ऑफिसर दोस्तों 2 चीज़ों के बारे में ध्यान देता है। सबसे पहले तो आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप क्यों आना चाहते हो, और दूसरा कि अगर वो आपको वीज़ा दे देगा तो ये क्या गारंटी है कि आप वापस अपनी होम कंट्री पे चले जाओ, यानी कि आपके अपनी होम कंट्री के साथ कैसे टाइज हैं, कैसे कनेक्शन हैं। यहाँ पर दोस्तों आप काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं। इन केस आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आप उसकी डिटेल दें। इन केस आप प्राइवेट जॉब पे हैं और आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, आप उनकी डिटेल दें। आपका अपना बिजनेस है, बिजनेस पुराना है, उसकी डिटेल दें। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कुछ जो बंदे होते हैं उन्होंने काफ़ी मुझसे ऐसे कॉन्टैक्ट किए हैं कि जहाँ पे उन्होंने बिजनेस की डिटेल लगाई थी और उनकी जो फाइल है वो रिफ्यूज़ हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आप इंडिया में रह के ही कर सकते हो। वीज़ा ऑफिसर को भी पता होता है कि ये बंदा वापस अपने बिजनेस के लिए वापस आएगा ही आएगा। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आप कनाडा बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। ऐसे काम आप कनाडा से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस आपका भी ऐसा बिजनेस है तब आप कोशिश करें यहाँ पे बिजनेस की डिटेल ना दें, अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे ज़्यादा दें। उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है, उससे आपको रेंटर है, उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एग्रीकल्चर की ज़मीन है, उसकी डिटेल यहाँ पे ज़्यादा दे सकते हैं। आप यहाँ पर सीए की रिपोर्ट, जिसे हम वैल्यूएशन रिपोर्ट भी कहते हैं, वो भी बना सकते हैं। जब भी आप सीए रिपोर्ट बनाएं आप कोशिश करें कि वो आपका जो सीए है रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपकी जो फाइल है वो ऑनलाइन विजिबल होनी चाहिए। अब दोस्तों हम इसके थर्ड रीज़न के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर ये लिखा जाता है कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो सूटेबल नहीं है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे कौन सी डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं। आप यहाँ पे जॉब करते हैं, आप कोशिश करें आप अपने जो आपका एम्प्लॉयर है उससे एनओसी ले। वहाँ पर जो आपके कंपनी के लेटर हेड पे आपकी जॉब ड्यूटीज़ मेंशन हो कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, और वहाँ पे आपकी कंपनी ये मेंशन करके दे कि आपने एक प्रॉपर जो है लीव ली है और आप वापस इस तारीख को यहाँ पे कंटिन्यू जो कंपनी है उसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा आप प्रूफ दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, आप आईटीआर दे सकते हैं, अपनी जो आपकी सेविंग अकाउंट की बैंक डिटेल है वो दे सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इनकेस आपको लगता है कि आप एम्प्लॉयमेंट को लेके आपकी रिफ्यूज़ल आ जाएगी तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल हैं, उन्हें इकट्ठा करें। उसके बाद दोस्तों इसका जो फोर्थ जो रीज़न होता है, कई बार हमें आ जाता है कि आपकी ट्रैवल आइटनरी वैसी नहीं है, इसके बिहाफ पे हम आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कई बार मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि आप इनकेस आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास पासपोर्ट है, मैंने सिर्फ एशियन कंट्री विज़िट की है। मैं नेपाल गया हूँ, बांग्लादेश गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, कुछ ऐसी कंट्रीज़, छोटी छोटी कंट्री जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी मिनिमम होती है, और मैंने वहाँ पे स्टंप लगवाई और उन्हीं स्टंप से मैंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि कितने % चांस होंगे कि अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन भी सारी साथ लगाता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह लगाता हूँ, मुझे वीज़ा मिल जाएगा? 50-50 चांस होंगे। अगर वीज़ा ऑफिसर को ये लगा कि ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, वो मुझे वीज़ा दे भी सकता है और मेरा जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। इन केस आप ट्रैवल हिस्ट्री पे कनाडा का वीज़ा लगाते हैं, आप कोशिश करें आप अच्छी कंट्रीज़ को टारगेट करें, यूके टारगेट करें, शेंगन कंट्री टारगेट करें, आप दुबई टारगेट करें, जापान टारगेट करें, अच्छी कंट्रीज़ टारगेट करें, और उन कंट्रीज़ के बेस पे आप एज ए ट्रैवल हिस्ट्री के बेस पे कनाडा का वीज़ा लगवाएं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके जितने डाउट थे 179B को लेके वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर दोस्तों अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका आंसर वहां पे दूं। एक बार दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।